गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने आर्मेचर वाइंडिंग में सबसे पहले डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। तो वहाँ पर हमने देखा था कि वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कंसंट्रेटेड जो वाइंडिंग होती है उसे हम श्रेणी वाइंडिंग भी कह सकते हैं, जिसका प्रयोग आप अल्टरनेटर के फील्ड में और इसके अलावा जो आपका ट्रांसफॉर्मर है इन सब में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड की बात की थी, जो कौन सी थी, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड दो प्रकार की होती है, ओपन और क्लोज। तो हमें डीसी मशीन की बात करेंगे तो उसमें हमारा जो मेन पार्ट है वो कौन सा है, आपका ड्रम टाइप का, ठीक है, और ग्रैमिरिंग का जो क्लोज के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में आप क्लोज वाइंडिंग पढ़ेंगे डीसी मशीन के लिए, उसमें कौन सा है, ग्रैमिरिंग और ड्रम टाइप। ड्रम के तीन भाग होते हैं, लैप, वेव और फ्रॉग। फ्रॉग में क्या होता है, लैप और वेव दोनों का क्या होता है, संयोजन होता है, यानी कहने का मतलब कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले हेडिंग डालिए ग्रैमिरिंग, ठीक है। फर्स्ट वाइंडिंग है आपकी ग्रैमिरिंग, ठीक है। कौन सी है, ग्रैमिरिंग। तो जब वाइंडिंग डिजाइन की गई थी सबसे पहले, तो सबसे पहले कौन सी निर्मित की गई थी, ग्रैमिरिंग, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ग्रैमिरिंग सर्वप्रथम डिजाइन की गई वाइंडिंग है, ठीक है। तो ग्रैमिरिंग सर्वप्रथम डिजाइन की गई वाइंडिंग है जिसका प्रयोग आजकल नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका आजकल प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें होलो रिंग होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है, रिंग के समान आर्मेचर कोर है, ठीक है। तो ये क्या है, आर्मेचर कोर, ठीक है। ये क्या है, होलो है, यानी अंदर से खोखली है, और इस पर वाइंडिंग इस प्रकार की जाती थी, ठीक है। इस प्रकार से इसमें क्या की जाती थी, वाइंडिंग, यानी ये बाह्य भाग है और ये क्या है, आंतरिक भाग है, यानी आउटर पार्ट और ये कौन सा है, इनर पार्ट, ठीक है। तो यहां पर वाइंडिंग डिजाइन किया जाना काफी क्या होता था, कठिन होता था। तो सबसे पहले क्या किया जाता था कि रिंग के समान आर्मेचर कोर ली जाती थी, उसके आंतरिक और बाह्य भाग पर वाइंडिंग करवाई जाती थी, और इस भाग पर यहां पर क्या लगती थी, आपकी शाफ्ट, और इसे शाफ्ट पर क्या कर दिया जाता था, स्थापित कर दिया जाता था। यहां पर क्या होगी, शाफ्ट, ठीक है। यहां पर क्या होती थी, शाफ्ट। तो अब क्या होता था कि इसका जो आंतरिक कंडक्टर है वाइंडिंग का, वो फ्लक्स को काटने में सहायक नहीं होता था। तो क्या है कि
जो आंतरिक भाग के कंडक्टर हैं वो क्या होते थे, वेस्ट होते थे। ठीक है, जैसे ये आपकी मशीन है, ठीक है, ये मशीन है, ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया। तो इसका केवल बाह्य भाग ही क्या करता था, फ्लक्स को कट करता था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ग्रैमी रिंग, ग्रैमी रिंग में आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर खोखली होती है, जिसके आंतरिक व बाह्य भाग पर वाइंडिंग की जाती थी, की जाती है, तथा आंतरिक तथा आंतरिक कंडक्टर फ्लक्स को कट करने में सहायक नहीं होता है। ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है, यानी हानि है कि इसका जो आंतरिक जो चालक है वो फ्लक्स को काटने में क्या नहीं होता था, सहायक नहीं होता था। अर्थात आधा भाग कॉइल का वेस्ट हो जाता है, आधा भाग क्या हो जाता है, इसका वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है कि इसमें वाइंडिंग डिजाइन करना, रिपेयर करना, इंसुलेशन लगाना काफी क्या होता है, कठिन होता है, इसलिए इसका प्रयोग आजकल नहीं किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, ग्रैमी रिंग में वाइंडिंग डिजाइन करना, रिपेयर, मेंटेनेंस तथा इंसुलेशन चढ़ाना काफी कठिन होता है। क्या होता है, कठिन होता है, इसलिए इसका प्रयोग आजकल नहीं किया जाता है। तो रिपीट कर देता हूं मैं कि सबसे पहले कौन सी निर्मित की गई थी, ग्रैमी रिंग वाइंडिंग डिजाइन की गई थी। इसमें क्या है कि एक जो आर्मेचर कोर है वो रिंग के समान होती थी, यानी आंतरिक भाग से खोखली होती थी, और इसमें वाइंडिंग आंतरिक भाग पर और बाह्य भाग पर दोनों पर की जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद में आंतरिक भाग पर यहाँ पर शाफ्ट स्थापित कर दी जाती थी। तो आंतरिक भाग की जो वाइंडिंग है वो फ्लक्स को कट करने में सहायक नहीं होती थी, जिसके कारण आधी वाइंडिंग आपकी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। और इसमें रिपेयर और मेंटेनेंस भी क्या होता है, काफी कठिन होता है, इसलिए इसका प्रयोग आजकल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी है, ग्रैमी रिंग। उसके बाद में सेकंड आती है आपकी ड्रम वाइंडिंग। कौन सी आती है, ड्रम।
ड्रम। अब ध्यान में रखना है कि ड्रम में क्या होता है कि आपका जो आर्मेचर कोर है, आपका जो आर्मेचर कोर है वो किस शेप में होता है? ड्रम यानी साइलेंड्रिकल शेप में होता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि ड्रम वाइंडिंग करते हैं वहां पर आर्मेचर कोर क्या होता है? साइलेंड्रिकल शेप में होता है। और इसमें क्या होता है कि इसकी सरफेस पर क्या काटे जाते हैं? स्लॉट काटे जाते हैं, यहां पर खांचे काटे जाते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, और इन खांचों में क्या होता है? कॉइल स्थापित की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से, जैसे ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि आर्मेचर कोर किस शेप में होती है? आर्मेचर कोर सिलेंड्रिकल आकृति में होती है, जिसकी सतह पर खांचे काटे जाते हैं तथा इनमें वाइंडिंग स्थापित की जाती है। वाइंडिंग क्या की जाती है? स्थापित की जाती है। तो इसकी सतह पर, बाह्य भाग पर है आपकी कॉइल जो आपने स्थापित की है, तो टोटल जो वाइंडिंग है वो क्या करती है? फ्लक्स को कट करने में सहायक होती है और इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस भी क्या होती है? आसान होती है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? टोटल वाइंडिंग फ्लक्स को कट करने में सहायक होती है तथा रिपेयर व मेंटेनेंस आसान होता है। और ड्रम वाइंडिंग का प्रयोग आप सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स के लिए भी कर सकते हैं तथा इसका प्रयोग सिंगल कॉमा डबल कॉमा ट्रिपल लेयर वाइंडिंग के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि जो ड्रम वाइंडिंग की जाएगी, ठीक है, ये क्या है? क्लोज वाइंडिंग है। ठीक है, किसका भाग है? क्लोज वाइंडिंग का।
तो इसमें जो आर्मेचर की कोर होती है वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल संरचना की होती है, जिसके बाह्य भाग पर क्या किया जाता है, खांचे काटे जाते हैं और उनमें कोयल स्थापित की जाती है। तो ये बाह्य भाग पर कोयल स्थापित होने के कारण ये टोटल फ्लक्स को क्या करती है, कट करती है, जिसके कारण अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न हो सकता है। और इसमें रिपेयर और मेंटेनेंस भी क्या होता है, काफ़ी आसान होता है। और इसके अलावा जो हमने पहले पढ़ा है सिंगल, डबल, ट्रिपल लेयर, तो वो डिज़ाइन भी ड्रम में संभव है। अब मैंने बताया था कि ड्रम वाइंडिंग है, ठीक है, इसके 3 भाग हैं। सबसे पहला है लैप, दूसरा है वेव और तीसरा कौन सा है, फ्रॉग। इसे हम क्या कहते हैं, लैप प्लस वेव, लैप प्लस वेव, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले लैप वाइंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब हेडिंग डालिए सबसे पहले लैप वाइंडिंग। अब ध्यान में रखना है कि लैप वाइंडिंग है वो क्या है, एक प्रकार से पैरेलल वाइंडिंग है, क्योंकि लैप वाइंडिंग होगी उसमें समांतर पथ अधिकतम होंगे। तो जितने अधिक समांतर पथ होंगे उसकी करंट रेटिंग उतनी ही अधिक होगी, अर्थात उस मशीनरी की लोडिंग कैपेसिटी भी क्या रहती है, अधिकतम रहती है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए लैप वाइंडिंग। क्या हेडिंग डालनी है, लैप वाइंडिंग, ठीक है। फर्स्ट है इसका पार्ट लैप वाइंडिंग, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर लैप वाइंडिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस वाले भाग पर यहां पर क्या लगा हुआ है आपका, कम्यूटेटर। क्या लगा हुआ है, कम्यूटेटर। ये क्या है, कम्यूटेटर के सेगमेंट है, ठीक है। ये क्या लगा हुआ है, कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर है। ये कम्यूटेटर के क्या हैं, सेगमेंट, जैसे 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से कम्यूटेटर के क्या हैं, सेगमेंट है। अब देखिए हमेशा ध्यान में रखना है कि कम्यूटेटर जिस साइड में लगा होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रंट एंड। क्या कहते हैं, फ्रंट एंड कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रंट एंड। तो कम्यूटेटर जिस साइड में लगा होगा वो क्या होता है, आर्मेचर का फ्रंट एंड, यानी सामने का भाग, ठीक है। और ये जो पीछे का भाग है इसे हम क्या कहते हैं, बैक एंड कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक एंड। अब देखिए ये कोयल है एक, ये कोयल की साइड फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। तो आपको पता है कोयल की 2 साइडों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, कोयल स्पान। तो यहां पर बैक साइड पे जो 2 साइडों के मध्य की दूरी है वो क्या कहलाएगी, बैक पिच। क्या कहलाएगी, बैक पिच कहलाएगी। और जो सामने के भाग पर यहां पर ये जो पिच होगी ये कहलाएगी फ्रंट पिच। क्या कहलाएगी, फ्रंट पिच कहलाएगी।
और इन दोनों के मध्य जो डिफरेंस आता है उसे कहते हैं रिजल्टेंट पिच। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट पिच। ठीक है। अब देखिए ये दो कम्यूटेटर हैं, इन दो कम्यूटेटर के मध्य की जो दूरी है ये कहलाती है कम्यूटेशन पिच y ऑफ c। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात लिखते हैं किसके बारे में? बैक पिच की बात करते हैं। बैक पिच, ध्यान में रखना है बैक पिच को y ऑफ b से क्या किया जाएगा? प्रदर्शित किया जाएगा। तो क्या लिखेंगे? आर्मेचर के बैक एंड पर टू कोयल साइड के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? बैक पिच कहलाती है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? आर्मेचर के बैक एंड पर टू कोयल साइड के मध्य की दूरी बैक पिच कहलाती है। ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि बैक और फ्रंट का आपको कैसे पता चलेगा कि जैसे कम्यूटेटर जिस साइड में होता है वो फ्रंट सामने की साइड होती है और इसके अलावा क्या होती है? बैक होती है। अब देखिए बैक पिच हो गया है, अब बात करते हैं अपन फ्रंट पिच की। फ्रंट पिच, फ्रंट पिच को y ऑफ f से प्रदर्शित किया जाएगा। किससे? y ऑफ f से प्रदर्शित किया जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि आर्मेचर के फ्रंट साइड पर या फ्रंट एंड पर टू कोयल साइड के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फ्रंट पिच कहलाती है। तो क्या लिखेंगे? आर्मेचर के फ्रंट एंड पर टू कोयल साइड के मध्य की दूरी, टू कोयल साइड के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फ्रंट पिच कहलाती है। ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना है कि आर्मेचर के फ्रंट एंड पर टू कोयल साइड के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फ्रंट पिच कहलाती है। तीसरी आती है आपकी रिजल्टेंट पिच। कौन सी आती है? रिजल्टेंट पिच y ऑफ r आती है। अब देखिए ये रिजल्टेंट पिच क्या होता है? बैक पिच और फ्रंट पिच के मध्य का अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। तो आप क्या लिखेंगे? y ऑफ r बराबर y ऑफ बैक माइनस y ऑफ फ्रंट। इस फॉर्मूला को आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि जब हम वाइंडिंग डिजाइन करेंगे तब ये आपके काम में आने वाला है। तो अब देखिए यदि बैक पिच का मान अधिक होता है किससे? फ्रंट पिच से। किससे? फ्रंट पिच से। बैक पिच का मान फ्रंट पिच से अधिक होता है तो आपको पता है कि धनात्मक होगा क्या? रिजल्टेंट पिच। तो इस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीएमआरसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि बैक पिच का मान फ्रंट पिच से अधिक होता है तो वो वाइंडिंग क्या कहलाती है? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। और किस प्रकार से निर्मित होगी ये प्रोग्रेसिव? इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। इस प्रकार से होगी, यानी यहां से चला, यहां पर एंटर किया, ये प्रोग्रेस कर रही है। कैसे? क्लॉकवाइज। ठीक है ना? तो हमेशा ध्यान में रखना है इस पॉइंट को, आप स्टार लगा लो। ठीक है, कि यदि बैक पिच का मान फ्रंट पिच से अधिक होता है तो वो वाइंडिंग क्या कहलाती है? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि बैक पिच का मान कम होता है किससे? फ्रंट पिच से। ठीक है, तो यहां पर रिजल्टेंट पिच का मान क्या होगा? जानते हो सब? ठीक है, तो इस वाइंडिंग को किस नाम से जाना जाएगा? रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। किस नाम से जाना जाएगा? रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग कैसे होगी? ये इस प्रकार से आपकी क्या होगी? रिट्रोग्रेसिव, यानी यहां से स्टार्ट, फिर ये कौन सी होती है? रिट्रोग्रेसिव। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या होती है, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या होती है। ये दोनों ही डीएमआरसी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? कॉम्यूटेशन पिच के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहां पर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉम्यूटेशन पिच, Y ऑफ C, कॉम्यूटेशन पिच। तो कॉम्यूटेशन पिच क्या होती है कि यहां पर ये जो दो सेगमेंट है, इन दो सेगमेंट के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? कॉम्यूटेशन पिच कहलाती है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? दो कॉम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य की दूरी कॉम्यूटेशन पिच कहलाते हैं। क्या कहलाती है? कॉम्यूटेशन पिच कहलाती है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि दो कॉम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? कॉम्यूटेशन पिच। तो यहां से आपका y ऑफ c बराबर आता है प्लस माइनस m। अब याद कीजिए कि m क्या था पीछे। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? आपके पास आएगा क्वेश्चन सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ठीक है, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग।
ठीक है, और क्वाड प्लेक्स लैप वाइंडिंग। अब याद कीजिए वहां पर m मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, करंट कितना गुना होता है। सिंप्लेक्स के लिए 1, डुप्लेक्स के लिए 2, ट्रिप्लेक्स के लिए 3, क्वाड के लिए 4। यानी यहां पर m का मान, सिंप्लेक्स के लिए m का मान क्या होगा 1, डुप्लेक्स के लिए 2, ट्रिप्लेक्स के लिए 3, क्वाड के लिए 4। तो अब पूछा जाता है आपसे कॉम्यूटेशन पिच। यहां पर क्या पूछी जाती है, कॉम्यूटेशन पिच लैप वाइंडिंग के लिए क्या पूछी जाती है, कॉम्यूटेशन पिच। जिसको ये फॉर्मूला याद है वो आसानी से 1 मार्क्स ले सकता है। तो यहां पर m का मान सिंप्लेक्स के लिए 1 है, तो ±1, या आप क्या लिख सकते हो ±1 से लेकर के +1। इसी प्रकार यहाँ पे ±2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4 लिख सकते हो। -2 से लेकर के +2, यहाँ पे लिख सकते हो -3 से लेकर के +3, और यहाँ पे -4 से लेकर के +4। ये क्वेश्चन बहुत बार DMRC में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इससे आगे कुछ टर्म्स है जो वाइंडिंग डिजाइन के समय आपके काम में आने वाली है। तो यहां पर सबसे पहले हमने देख लिया बैक पिच। बैक पिच क्या होती है कि आर्मेचर के पीछे के साइड में, यानी बैक एंड पर 2 कॉइल साइड के मध्य की दूरी क्या होती है, बैक पिच। बैक पिच को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, y/b से। फिर उसके बाद देखा हमने फ्रंट पिच। फ्रंट पिच में क्या रहेगा कि फ्रंट साइड में 2 कॉइल साइड के मध्य की दूरी क्या होगी, फ्रंट पिच। फिर उसके बाद में हमने देखा रिजल्टेंट पिच, परिणामी। ठीक है, तो परिणामी में भी 2 प्रकार आ जाते हैं। बैक पिच का मान अधिक होगा तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होगी, क्लॉकवाइज चलेगी। ठीक है, और यदि बैक पिच का मान फ्रंट से कम होता है तो रिट्रोग्रेसिव, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं और ये भी आया हुआ है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट कि बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों के विपरीत साइन होने चाहिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, लैप वाइंडिंग डिजाइन में बैक पिच तथा फ्रंट पिच दोनों के विपरीत चिन्ह होने चाहिए। ये पॉइंट भी पूछा जाता है। कहने का मतलब बैक पिच का मान कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, फ्रंट पिच के। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि बैक पिच का मान फ्रंट पिच के क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि बैक पिच माइनस फ्रंट पिच बराबर 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, दोनों ध्यान में रखना है। लैप वाइंडिंग डिजाइन में बैक पिच और फ्रंट पिच के चिन्ह क्या होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। यानी दोनों का मान बराबर नहीं हो सकता, तो कभी भी इनका परिणामी 0 नहीं आ सकता। ये कंडीशन पूछ ही ली जाती है। आपसे वाइंडिंग डिजाइन तो नहीं पूछेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, लेकिन वहां पर कंडीशन पूछ ली जाती है, तो इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट कंडीशन है वो यहां पर नोट कर देता हूं, इसे मिटा देता हूं।
इसके बाद में आपकी जो बैक पिच और फ्रंट पिच है वो कभी भी सम संख्या नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, हमेशा विषम संख्या होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, बैक पिच और फ्रंट पिच ओड नंबर, ओड यानी विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला ध्यान में रखना है, y बैक माइनस y फ्रंट बराबर 2m। ये फॉर्मूला क्यों दिया है, कभी कभार आपको ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग डिजाइन करनी पड़ती है, कभी कभार ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग डिजाइन करनी पड़ती है। इसलिए जैसे सिंप्लेक्स डिजाइन करोगे तो m का मान 1 रखोगे, ड्यूप्लेक्स रखोगे तो यहाँ पे 2 रखोगे, ट्रिप्लेक्स रखोगे तो 3, क्वाड रखोगे तो यहाँ पे 4। अब देखिए इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कि डीसी मशीन में हमेशा फुल पिच वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, डीसी मशीन में फुल पिच वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो फुल पिच वाइंडिंग डिजाइन करते हो आप लोग, है ना। तो फुल पिच वाइंडिंग के लिए कंडीशन याद है आपको कि कोयल स्पान बराबर होती है किसके, पोल पिच के। कोयल स्पान बराबर होती है किसके, पोल पिच के। और आपकी ये जो बैक पिच है, बैक पिच है, और ये आपकी कौन सी है, फ्रंट पिच है, ये भी क्या होती है, इसके लगभग बराबर होती है, बैक पिच के लगभग बराबर होती है किसके, फ्रंट पिच के। इसलिए आपको हमेशा इनका क्या लेना पड़ता है, औसत लेना पड़ता है। तो y एवरेज औसत, y बैक प्लस y फ्रंट डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, तो ये बैक पिच और फ्रंट पिच लगभग बराबर होती है फुल पिच वाइंडिंग में, इसलिए हम हमेशा क्या लेते हैं यहाँ पे, औसत। और ये किसके बराबर होता है, पोल पिच के बराबर होता है। और पोल पिच बराबर क्या होता है, Z अपॉन में क्या होता है, P होता है। Z अपॉन में क्या होता है, P होता है। तो ये फॉर्मूले भी आपको ध्यान में रखना है। तो यदि आपको लैप वाइंडिंग डिजाइन करना सीखना है तो ये लैप वाइंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे बैक पिच, फ्रंट पिच, कम्यूटेशन पिच। इसके अलावा आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैक पिच फ्रंट पिच का मान क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए या सम होना चाहिए। इसके अलावा इनके चिन्ह के बारे में पूछ लेते हैं, इनके कम्यूटेशन पिच पूछ ली जाती है, और इसके अलावा प्रोग्रेसिव, रिट्रोग्रेसिव। और ये यदि फॉर्मूले आपको ध्यान में है तो आप आसानी से लैप वाइंडिंग डिजाइन कर सकते हो। तो ये क्या था, लैप वाइंडिंग का बेसिक था। अगली क्लास में हम वाइंडिंग डिजाइन करना सीखेंगे। थैंक यू।